नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीलिम मार्क बूस्टर इन हिंदी में और डेट है आज की 21 जून 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला आर्टिकल है हमारा वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में है, जो कि रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है 20 जून 2020 को। देखो, इसकी जो डेट है वो इम्पॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस के द्वारा कई बार जो बड़ी स्कीम्स होती हैं या बड़े जो अभियान होते हैं उनकी जो डेट होती है वो पूछ ली जाती है एग्ज़ाम में। तो आपको ये याद रखना है कि ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है ये स्टार्ट किया गया है 20 जून से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। दूसरी अगर बात की जाए इसमें होगा क्या, इसमें 25 योजनाओं को एक साथ लाया गया है जिससे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर को उपलब्ध कराया जा सके और ये देश भर के 116 ज़िलों में इस योजना को टारगेट किया गया है या फोकस जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 116 ज़िले हैं इस योजना के तहत। अगर बात की जाए, जो हमने बताया था कि ग्रामीण हिस्सों में आजीविका को सहायता देना यानी लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनमें ये मदद करेगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान। यहाँ पर आप देख सकते हैं देखो ये जो इमेज है उसमें भी लिखा हुआ है कि जो टारगेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 116 हैं और 6 राज्यों में होंगे ये, ठीक है। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, इसकी जो थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं हम क्या दी हुई है। 6 राज्यों में इसको लॉन्च किया जाएगा। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये 6 राज्य होंगे। एग्ज़ाम में राज्यों से संबंधित भी कोई फैक्ट्स पूछा जा सकता है। एक बार हम देख लेते हैं। उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, राजस्थान है और उत्तर प्रदेश है। क्या है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। इन 6 राज्यों के 116 ज़िलों में इस गरीब कल्याण रोजगार अभियान को चलाया जाएगा। इस योजना ये जो अभियान होगा ये एक कम्प्रीहेंसिव वे में चलाया जाएगा। इसके तहत जो 25 पहले से चल रही योजनाएं हैं उनको एक कंबाइन करके एक रोज़गार के तहत उनको लाया जाएगा। जैसे गांव में नल लगाने के लिए कनेक्शन, मतलब कि गांव में नल के कनेक्शन के माध्यम से पीने का पानी यानी टंकी वगैरह का जो काम होगा वो भी इसमें शामिल किया जाएगा। सड़क निर्माण भी कार्य जो है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत लाया जाएगा। जिससे क्या होगा कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो अभी कोविड-19 के कारण अपने गृह राज्य या अपने घर वापस आ गए हैं उनके लिए काम के अवसर प्रदान किए जाएं। दूसरी बात, अगर बात की जाए इस योजना के लिए जो फंड है वो कहाँ से होगा या इस योजना के लिए जो बजट है वो कहाँ से आएगा। इस योजना के लिए जो बजट है, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की गई थी जिसमें 20 लाख करोड़ का जो पैकेज था, जो कोविड-19 से निपटने के लिए एक इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा की गई थी सरकार के द्वारा, उसी का ये भाग है, उसी के तहत इसको फंड किया जाएगा। और इस ग्रामीण क्षेत्रों में देखो बजट में क्या था, 61,500 करोड़ का प्रावधान था, लेकिन अब जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 50,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो इस रोज़गार अभियान में किया जाएगा। तो हमने ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोज़गार अभियान के बारे में जाना और इसकी जो मिनिस्ट्री होगी वो मिनिस्ट्री होगी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मतलब ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत ये अभियान चलाया जाएगा। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो हमारा कोविड-19 के परीक्षण के लिए एक आई लैब की इनोवेशन के लिए एक उद्घाटन किया गया है आई लैब का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आई लैब का मतलब है यहाँ पर कि जो मोबाइल चालित, मतलब कि जो चालित लैब है, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर लैब जा सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक व्हीकल है और इसके ऊपर आई लैब फिट है। इसका जो उद्घाटन कह सकते हैं या हम इसको लॉन्च कह सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और वर्तमान में हमारे जो मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा नई दिल्ली में से लॉन्च किया गया है। दूसरी बात अगर की जाए कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर हैं, इसमें ये इम्पॉर्टेंट फीचर ये हैं कि ये देश के ग्रामीण इलाकों में भी जाकर ये आसानी से कोविड-19 के टेस्ट को कंडक्ट कर सकेगा, क्योंकि जो दूर दराज के एरियाज़ हैं जहाँ पर अभी कोविड-19 की टेस्ट की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है वहाँ पर ये आई लैब जो है इम्पॉर्टेंट फैक्टर साबित होगा। अगर बात की जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई लैब का कॉन्सेप्ट जो है वो किस तरह से काम करता है। यहाँ पर एक बात और भी दी हुई है कि एशिया के पहले चिकित्सा उपकरण इन्वायरमेंट सिस्टम में, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है AMTZ। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज़ AMTZ। यह है आंध्र प्रदेश मेड टेक जोन। क्या है?
आंध्र प्रदेश मेड टेक जोन, जो कि विशाखापट्टनम में स्थित है और ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के तहत काम करता है। इसी ने इसको डेवलप किया है आई लैब को। ये रिकॉर्ड समय में 8 दिन में मात्र इसको डेवलप किया गया है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है किसके द्वारा ये डेवलप किया गया है। ये डेवलप किया गया है AMTZ के द्वारा, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के तहत काम करता है। और ये एक मोबाइल चालित, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चालित लैब फैसिलिटीज़ है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो एक न्यूज़ है इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक्स से संबंधित, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में एक न्यूज़ है कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है 150 बिलियन डॉलर की मूल्य वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। कौन सी बन गई है? पहली भारतीय कंपनी बन गई है 150 बिलियन डॉलर के मूल्य वाली। तो यही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एग्ज़ाम में इससे संबंधित फैक्ट्स को पूछा जा सकता है कि रिसेंटली ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि 150 बिलियन डॉलर की बनी है भारतीय कंपनी, और ये प्रथम भारतीय कंपनी है जो इस माइलस्टोन पर पहुंची है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो अभी IIT गुवाहाटी ने एक कम लागत की कोविड-19 की डायग्नोस्टिक किट जो है वो विकसित की है। और IIT गुवाहाटी ने किसके साथ मिलकर इसको किया है? IIT गुवाहाटी ने गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स के साथ मिलकर और RR एनिमल हेल्थ केयर लिमिटेड के साथ मिलकर इस किट को विकसित किया है। इस किट से होगा क्या? ये काफ़ी कम लागत की है और विभिन्न प्रकार के 3 जो किट जो हैं वो विकसित किए गए हैं, जैसे बेरिबोन्यूक्लिक एसिड, मतलब कि RNA किट, ठीक है। उसके बाद वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया, इसमें क्या है? BTM, ठीक। उसके बाद रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी RT-PCR टेस्ट किट। ये 3 किट विकसित की गई हैं, कम लागत की हैं और इन किटों का जो निर्माण है वो WHO की गाइडलाइंस के अनुसार किया गया है। BTM किट के बारे में अगर हम जानें तो BTM किट क्या होता है, यहाँ पर हमने आपको बताया था कि BTM किट वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया किट। यहाँ पर इसकी जो डिटेल दी हुई है उसको भी हम देख लेते हैं जल्दी से। देखो, ये इस प्रकार की किट होती है जिसमें जो सैंपल लिया जाता है उसको सुरक्षित रखा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कोविड-19 से पॉजिटिव है, अगर उसका सैंपल लिया गया है तो उसको रखा जाता है BTM किट में, और ये उसमें सुरक्षित रहता है जब तक कि उसका रिजल्ट नहीं आ जाता। उसके मतलब जो टेस्ट किया जा रहा है उसका जो रिज़ल्ट जब तक नहीं आ जाता तब तक ये सुरक्षित रखा जाता है। और BTM किट का जो यूज़ है वो इसीलिए ये यूज की जाती हैं। इसमें यह भी दिया हुआ है कि IIT गुवाहाटी ने जो BTM किट विकसित की है उसमें 72 घंटे तक वायरस की जो है वो उसी व्यवहार में उसको कंजर्व किया जा सकता है, मतलब कि रखा जा सकता है। सेंटर फॉर डिसीज़ एंड कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के द्वारा BTM किट के लिए इस्तेमाल को सुरक्षित माना गया है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट से चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है इम्पॉर्टेंट है, एक पोर्टल के बारे में है, सत्यभामा पोर्टल। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि सत्यभामा पोर्टल क्या है और ये किस मंत्रालय से संबंधित है। तो हम जान लेते हैं, पहले तो हम ये जान लेते हैं सत्यभामा पोर्टल की फुल फॉर्म क्या है। सत्यभामा पोर्टल की जो फुल फॉर्म है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। अब आपको अगर इसकी फुल फॉर्म पता होगी तो आप आसानी से इसका मिनिस्ट्री और इसका जो एम है वो भी आप बता सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट, मतलब कि खनन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। और ये पोर्टल जो लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइनिंग के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके वर्तमान में मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी के द्वारा। तो एग्ज़ाम में यह भी पूछा जा सकता है कि प्रहलाद जोशी से संबंधित कोई फैक्ट्स दे दिया जा सकता है, मतलब कि किसने लॉन्च किया है, तो आंसर होगा प्रहलाद जोशी, जो कि केंद्रीय खदान और कोयला मंत्री हैं। उसके बाद अगर बात की जाए, हमने डिस्कस किया कि सभी जो खनन से संबंधित जो भी प्रक्रिया होंगी, प्रोसेस होगी, उन सभी को डिजिटल रूप में ये रखा जाएगा यहाँ पर स्टोर करके। और इसके लिए जो कार्यान्वयन एजेंसी है वो NIC की एक माइंस की डिवीज़न है, मतलब कि NIC की एक सब डिवीज़न है जो कि माइंस के लिए वर्क करती है। इन्फॉर्मेटिक्स डिवीज़न जो इस पोर्टल को कार्यान्वयन करेगी। इसके अलावा सत्यभामा को नीति आयोग का एक पोर्टल है NGO दर्पण के साथ भी इसको एकीकृत किया गया है, इंटीग्रेट किया गया है। उसके बाद अगर बात की जाए कुछ अन्य फैक्ट्स की कि इस पोर्टल के लाभ क्या क्या होंगे। देखो, इस पोर्टल का सबसे पहला लाभ तो यही होगा कि जो रिसर्चर्स होंगे उनकी जो रिपोर्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में यहाँ स्टोर की जा सकती है और प्रेजेंट की जा सकती है। दूसरी बात ये कि इस रिपोर्ट में क्या होगा कि जो भी वर्क चल रहा है
उससे संबंधित जो काम हैं उनकी कितनी प्रोग्रेस हुई है, और इंटरिम जो रिपोर्ट है वह भी यहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है। कैसे रूप में? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के रूप में, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में। दूसरी बात, जो भी प्रारूप है या परियोजना से संबंधित कोई ड्राफ्ट है उसको भी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप में इस पर पेस्ट किया जा सकता है। और यहाँ पर क्या होगा कि देखो, मॉनिटरिंग में फ़ायदा होगा, मतलब अच्छे से मॉनिटरिंग की जा सकेगी जब सारा डेटा उपलब्ध होगा एक ही जगह। और अधिकारियों के लिए भी ये सही काम, मतलब कि उनको भी आसानी होगी, प्रशासनिक सुविधाएं होंगी। जैसे कि मान लीजिए अगर फिज़िकल की बजाय क्या होगा, डिजिटल रूप में सभी सारा डेटा एक ही पोर्टल पर मिलेगा, तो अधिकारी जो हैं उससे संबंधित जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको बना सकेंगे आसानी से। वैज्ञानिकों को भी फ़ायदा होगा, रिसर्चर्स को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि सब डेटा उन्हें एक जगह मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो फंड है या मनी है उसका भी अच्छे से प्रबंधन किया जा सकेगा। चलते हैं आगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड गवर्नमेंट में, जब आप इसको देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की वेबसाइट पर जाकर, तो इस टाइप से आपको ये दिखाई देगा, सत्यभामा पोर्टल। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो विश्व शरणार्थी दिवस के बारे में है, यानी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के बारे में है, जो कि 20 जून को मनाया जाता है। और ये दिवस मनाया जाता है शरणार्थियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, और शरणार्थियों की लोग अधिक से अधिक मदद कर सकें या उनके प्रति जो भाव है उसको लोगों के प्रति जागरूक करने के लिए। दूसरी बात, इसको पहली बार मनाया गया था वर्ष 2020 में। कब मनाया गया था? वर्ष 2000 में इसको पहली बार मनाया गया था, और इस बार इसको आयोजित किया गया है 20 जून 2020 को। और इस बार की जो थीम थी वो थी एवरी एक्शन काउंट्स, ऑल लाइफ्स मैटर, मतलब कि सभी एक्शन काउंट्स किए जाते हैं और सभी का जीवन जो है वो मैटर करता है। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर कुछ अन्य फैक्ट्स की विश्व शरणार्थी दिवस के बारे में, तो विश्व शरणार्थी दिवस जो है एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी, यानी यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी एजेंसी, उसके द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। एक डेटा के अनुसार 2017 में विश्व में 68.5 मिलियन लोग जो है अपने घरों से फोर्सफुली जो है विस्थापित किए गए हैं। और इस दिवस का जो मनाने का काम है, देखो जो यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी एजेंसी है वो क्या काम करती है, वो युद्ध, संघर्ष और उत्पीड़न के कारण जो लोग अपने घर से विस्थापित होते हैं उनके प्रोग्रेस के लिए, और उन जो स्वैच्छिक वापस जाना चाहते हैं अपने घर, उनके लिए वह कार्य करती है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष बनाया जाएगा 2021 में अगस्त में। तो ये बस छोटी सी न्यूज़ थी, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि भारत कब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष बनेगा, तो आंसर होगा अगस्त 2021 में। देखो होता क्या है, जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल होती है उसमें 15 मेंबर्स होते हैं, और 15 मेंबर्स में क्या होता है, प्रत्येक मतलब पर मंथ जो है एक मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष रहता है, यानी पर मंथ सिक्योरिटी काउंसिल की जो अध्यक्षता है वो चेंज होती रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2022 में भी भारत के पास एक बार फिर से इस परिषद की अध्यक्षता होगी। तो बस इतनी सा आर्टिकल था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में अगर बात की जाए तो जो यूएन के 6 प्रमुख अंग हैं उनमें से एक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना यूएन के साथ हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो आईसीएमआर ने अभी हाल ही में एक यूज़र फ्रेंडली पीपीई नवरक्षक को मंजूरी दी है। तो नवरक्षक के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नवरक्षक क्या है। तो नवरक्षक एक पीपीई किट है, इसको डेवलप किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन के एक इनोवेशन सेल में काम करने वाले एक नौसैनिक डॉक्टर के द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, नौसेना के द्वारा इसको बनाया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन इन इनोवेशन सेल, जो कि महाराष्ट्र में है, मुंबई में। और ये किट जो है वो 2 प्रकार की होगी, सिंगल और डबल प्लाई में। इसमें मास्क होगा, हेड गियर होगा, एक मिड थाई लेवल शो कवर होगा, और ये अन्य पीपी की तुलना में क्या है, ये कंफर्टेबल है। ठीक है, मतलब कि इतना पहनने से इसे मतलब प्रॉब्लम नहीं होती जितनी बाकी पीपीई किट होती हैं। इसमें श्वसन यंत्र जो मतलब सांस लेने के लिए जो इसमें लगाया गया है वो भी काफ़ी फ्रेंडली है, मतलब जो पहनेगा उसके यूज़र फ्रेंडली। ठीक है, तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि नवरक्षक क्या है। तो आपको याद रखना है नवरक्षक एक पीपी किट है जो कि एक नौसैनिक डॉक्टर के द्वारा इसको डेवलप किया गया है,
चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है इम्पॉर्टेंट एक डे है, उसके बारे में है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन पीसीएस के एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, यूपी पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस हो गया, या जो भी स्टेट के पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछ लिए जाते हैं एक इम्पॉर्टेंट डे से संबंधित क्वेश्चन। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, और इस बार की जो थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। यहाँ पर एक जो इमेज दी हुई है उसमें लिखा है योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली, तो कंफ्यूज नहीं होना, योगा एट होम, योगा फॉर हेल्थ और योगा विद फैमिली। इस दिवस का जो आयोजन है पहली बार किया गया था 2015 में। कब किया गया था, 2015 में, और यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसके द्वारा इसको मान्यता दी गई थी 2014 में। मतलब कि 2014 में इसको मान्यता दी गई थी और 2015 में इसको पहली बार मनाया गया था। और भारत जो है योग के क्षेत्र में काफ़ी आगे है, पूरे विश्व में भारत योग को लीड करता है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो वर्ल्ड फादर डे के बारे में है। यह भी एक इम्पॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड फादर डे मनाया जाता है 21 जून को। और इसको मनाने का देखो एक ट्रेंड क्या है, ये प्रतिवर्ष जो है 21 जून को नहीं आयोजित किया जाता, ठीक है, ये आयोजित किया जाता है जून के तीसरे संडे को। मतलब कि जो भी जून का तीसरा संडे होगा उसको यह दिवस मनाया जाएगा। तो इस बार 21 जून को ये तीसरा संडे पड़ रहा है, तो इसलिए वर्ल्ड फादर डे जो है वो 21 जून को मनाया जाएगा। और इसमें होता क्या है कि सभी लोग अपने पिता के प्रति प्रेम को प्रकट करते हैं। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो भी एक इम्पॉर्टेंट डे के बारे में है। विश्व संगीत दिवस या वर्ल्ड म्यूज़िक डे जो है वो मनाया जाता है 21 जून को, ठीक है। और इसकी शुरुआत की गई थी 1982 से, 1982 में। कहाँ से, फ्रांस से इसकी शुरुआत की गई थी। फ्रांस में फेटी डे ला म्यूज़िक जो है के नाम से इसको मनाया जाता है, ठीक है। फ्रांस में किस नाम से मनाया जाता है, फेटी डे ला म्यूज़िक के नाम से इसको मनाया जाता है। फ्रांस में क्या था उस समय 1980 के आसपास म्यूज़िक के प्रति लोगों की जो काफ़ी इम्पोर्टेंट मतलब इंटरेस्ट था लोगों का म्यूज़िक में, तो उसी कारण जो फ्रांस के मंत्री थे, तत्कालीन कल्चरल मिनिस्टर जो थे, उन्हीं ने इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। इस बार की जो थीम थी वो क्या है, म्यूज़िक एट द इंटरेक्शन। इम्पॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, म्यूज़िक एट द इंटरेक्शन। और लास्ट में हम देख लेते हैं हमने आज क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले देखो एक इम्पॉर्टेंट ये हमने क्विक रिवीजन के एक फैक्ट बनाया कि इसमें हम मैच द फॉलोइंग करेंगे, जो कि हमने आज डिस्कस किया। आप बताइए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में 150 अरब डॉलर वाली जो पहली कंपनी बनी है वो कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज सही है। 21 जून को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड फादर डे मनाया जाता है, विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए भारत कब राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनेगा, तो आंसर होगा अगस्त 2021। हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 20 जून को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना में कितने ज़िले शामिल हैं, इसमें आपको बताना है, हमने डिस्कस किया 116 ज़िले शामिल हैं और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हाल ही में आई लैब किस मंत्रालय ने लॉन्च की है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो हाल ही में आई लैब जो लॉन्च की है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा की गई है, और हेल्थ मिनिस्टर कौन है हमारे, डॉक्टर हर्षवर्धन। उसके बाद अगर बात की जाए सत्यभामा पोर्टल किससे संबंधित है, सत्यभामा पोर्टल जो है वो खनन में आत्मनिर्भर बनाने से संबंधित है। और लास्ट में सबसे चर्चा में रहा नवरक्षक क्या है, तो नवरक्षक जो है एक पीपीई किट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि क्या ये मिसाइल है या डीआरडीओ का कोई वेपन है। तो आपको याद रखना है ये एक नौसैनिक डॉक्टर के द्वारा निर्मित की गई पीपीई किट है। तो आज की डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।